नमस्कार, मैं डॉक्टर पद्मावती श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई से फॉर्मूला लैंग्वेज ऑटोमेटा थ्योरी एंड एप्लीकेशन इन कंपाइलर डिज़ाइन इस कोर्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा विषय डिपेंडेंसी ग्राफ अ की टू सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। आइए देखते हैं आज के व्याख्यान में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा विषय है निर्भरता ग्राफ, सिंटैक्स निर्देशित अनुवाद की एक कुंजी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी सिंटैक्स निर्देशित अनुवाद के बारे में। इसका परिचय देने के बाद हम समझेंगे निर्भरता ग्राफ क्या है, इसका उपयोग क्या है और इसका निर्माण कैसे किया जाता है, तथा अंत में सिंटैक्स निर्देशित अनुवाद में निर्भरता ग्राफ की भूमिका। आपने प्रीवियस लेक्चर्स में सिंटैक्स निर्देशित अनुवाद के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, पर यहाँ पर निर्भरता ग्राफ को शुरू करने के पहले मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दूँ सिंटैक्स निर्देशित अनुवाद के बारे में। तो चर्चा करते हैं SDT, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। यह एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग कंपाइलर डिज़ाइन में स्रोत कोड के अनुवाद को मध्यवर्ती प्रतिनिधित्व अर्थात इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन या मशीन कोड में निर्देशित करने के लिए किया जाता है। अब अगर आपको ज्ञात हो तो कंपाइलर सोर्स कोड से लेकर मशीनी कोड तक 6 विभिन्न चरणों से गुजरता है, जिसमें सबसे पहले हम लेक्सिकल विश्लेषण करते हैं, उसके पश्चात सिंटैक्स विश्लेषण और तीसरे चरण में हम सिमेंटिक विश्लेषण की बात करते हैं। सिमेंटिक का अर्थ होता है अर्थ यानी मीनिंग, और सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन या सिंटैक्स निर्देशित अनुवाद इसी अर्थ के अनुसार व्याकरण के नियमों से जुड़ी क्रियाओं को इम्प्लीमेंट करता है। तो यह अनुवाद स्रोत कोड की संरचना द्वारा संचालित होता है, जिसे एक पार्स ट्री द्वारा दर्शाया जाता है। और जैसा आपको पता है कि सिंटैक्स एनालिसिस फेज़ का जो आउटपुट होता है वो पार्स ट्री होता है। इसी पार्स ट्री का उपयोग करके और प्रोग्रामिंग भाषा के व्याकरण नियमों से जुड़ी हुई क्रियाओं अर्थात एक्शंस द्वारा सिंटैक्स निर्देशित अनुवाद किया जाता है। SDT एक ऐसी विधि को संदर्भित करता है जहां भाषा निर्माण का अनुवाद स्रोत प्रोग्राम की सिंटैक्स संरचना द्वारा संचालित होता है। हम विशेषताओं अर्थात कैरेक्टरिस्टिक या गुणों को भाषा निर्माणों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्याकरण प्रतीकों से जोड़ते हैं। मैं यहाँ पर चर्चा करूँगी व्याकरण प्रतीकों के बारे में कुछ स्लाइड्स के बाद में। विशेषताओं के मूल्यों की गणना व्याकरण प्रस्तुतियों से जुड़े सिमेंटिक नियमों द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने 3 अलग अलग टर्म्स का इस्तेमाल किया है। सर्वप्रथम व्याकरण, उसके बाद मैंने बात की विशेषताओं के बारे में, और फिर हमने बात की सिमेंटिक नियमों के बारे में। तो मैं इन तीनों पर प्रकाश डालना चाहूँगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाक्य विन्यास निर्देशित अनुवाद की मुख्य अवधारणाएं। जैसा कि अभी मैंने 3 मुख्य बातों के बारे में चर्चा की। तो सबसे पहले है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या प्रसंग मुक्त व्याकरण। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एक औपचारिक प्रणाली है जिसका उपयोग कंप्यूटर विज्ञान और भाषा विज्ञान में प्रोग्रामिंग भाषाओं और प्राकृतिक भाषाओं के वाक्य विन्यास को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। इस पे उत्पादन नियमों का एक सेट शामिल है जो कि हर व्याकरण में शामिल होता है, जो बताता है कि किसी भाषा में प्रतीकों को वैध स्ट्रिंग या वाक्य बनाने के लिए कैसे जोड़ा जा सकता है।
तो अब देखते हैं कि ये उत्पादन नियम और प्रतीक क्या हैं। तो किसी भी ग्रामर में, किसी भी व्याकरण में 4 चीज़ें बहुत प्रमुख होती हैं। मैं चर्चा करूँगी उन चारों के बारे में, पर पहले ये बताना चाहूँगी कि एक संदर्भ मुक्त व्याकरण को संदर्भ मुक्त क्यों कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि व्याकरण में उत्पादन नियम आसपास के प्रतीकों या संदर्भ की परवाह किए बिना लागू होते हैं, जिसमें एक गैर टर्मिनल या नॉन टर्मिनल दिखाई देता है। उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको एक प्रोडक्शन के बारे में बताऊं, कैपिटल S टेंड्स टू स्मॉल a कैपिटल S स्मॉल b। अगर हम इस प्रोडक्शन को देखें तो जहाँ जहाँ पर डेरिवेशन के दौरान आपको कैपिटल S दिखता है, वहाँ पर आप S को ASB से रिप्लेस कर सकते हैं बिना किसी संदर्भ के, यानी बिना ये देखे कि कैपिटल S के लेफ्ट या राइट में कौन सा प्रतीक है। इसे हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहते हैं, अर्थात संदर्भ मुक्त। एक और उदाहरण लेके समझाना चाहूँगी कि अगर कोई प्रोडक्शन है A टेंड्स टू अल्फ़ा, जहाँ पर कैपिटल A एक नॉन टर्मिनल है और अल्फ़ा किसी भी नॉन टर्मिनल या टर्मिनल का समूह है, तो जहाँ जहाँ पर आपको कैपिटल A दिखाई देगा, आपको बिना किसी संदर्भ के उसे अल्फ़ा से रिप्लेस कर देना चाहिए, अगर आपके वो डेरिवेशन में मदद कर रहा है तो। इसके विपरीत होता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, जिसमें हम संदर्भ की तरफ ध्यान देते हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एक ऐसा व्याकरण है जो किसी भी भाषा में सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया कि अगर हमारा प्रोडक्शन S टेंड्स टू ASB है, तो हम S को ASB द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं, भले ही S के पहले या बाद में कोई भी प्रतीक दिखाई दे। ऐसा इसीलिए क्योंकि उत्पादन नियम केवल S की उपस्थिति पर निर्भर कर रहा है, न कि उसके आसपास के किसी भी संदर्भ पर। यदि हम एक स्ट्रिंग उत्पन्न करने के लिए इन नियमों को लागू करते हैं, तो हम S को कितनी भी बार ASB से बदल सकते हैं, जैसे भी हमारे स्ट्रिंग की नीड हो या ज़रूरत हो, और अंत में हम S को नल या खाली स्ट्रिंग से बदल सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमें किस प्रकार की स्ट्रिंग्स मिलेंगी? जैसे अगर मैंने एक बार प्रोडक्शन नियम S टेंड्स टू ASB लगाया और उसके तुरंत बाद अपने राइट साइड के S को नल से रिप्लेस कर दिया, तो मुझे स्ट्रिंग मिलेगी AB। इसी प्रकार अगर मैं S टेंड्स टू ASB को 2 बार रिप्लेस करूं, यानी एक बार ASB और दूसरी बार पुनः राइट साइड में S को ASB से और तीसरी बार मैं S को रिप्लेस कर दूं नल से, तो मुझे स्ट्रिंग मिलेगी AA नल BB या AA BB। तो इस व्याकरण के द्वारा मुझे AB, AABB, AAA, BBB आदि जैसी स्ट्रिंग परिणाम स्वरूप मिल जाती हैं। नियम समान रूप से लागू होते हैं बिना किसी निर्भरता के संदर्भ पर। अब देखते हैं कि संदर्भ मुक्त व्याकरण CFG के घटक क्या हैं। जैसे कि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि किसी भी व्याकरण में 4 मुख्य घटक होते हैं। सर्वप्रथम गैर टर्मिनल प्रतीक, जिसे कैपिटल N से दर्शाया जाता है। ये वाक्यात्मक चर हैं जिन्हें उत्पादन नियमों का उपयोग करके किसी भी अन्य गैर टर्मिनल या टर्मिनल प्रतीकों में विस्तारित किया जा सकता है। आसान भाषा में कहूँ तो कोई भी गैर टर्मिनल किसी दूसरे गैर टर्मिनल या टर्मिनल प्रतीकों से रिप्लेस किया जा सकता है। गैर टर्मिनल अमूर्त वाक्यात्मक श्रेणियों या संरचनाओं, जैसे कोई अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन, कथन या स्टेटमेंट या कोई भी सेंटेंस या वाक्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।
ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी भी गैर टर्मिनल प्रतीक को कैपिटल लेटर्स के द्वारा ही दर्शाया जाता है। उदाहरण के तौर पे कैपिटल ई जो एक अभिव्यक्ति के लिए खड़ा हो सकता है, या कैपिटल एस जो एक वाक्य के लिए खड़ा हो सकता है। किसी भी व्याकरण का दूसरा प्रमुख घटक है टर्मिनल प्रतीक। ये मूल प्रतीक हैं जिनसे तार या स्ट्रिंग बनते हैं। इनका और विस्तार नहीं किया जा सकता, इसीलिए अगर आप गौर करें तो इसका नाम ही टर्मिनल है। टर्मिनल अर्थात अंत। इसका मतलब इसके बाद हम इसका रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। इसको हम हमेशा छोटे अक्षरों स्मॉल इंग्लिश लेटर्स से दर्शाते हैं। अब हमारी स्ट्रिंग्स किस प्रकार की होती हैं? जैसे कि अभी मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में आपको बताया था, ए बी, डबल ए डबल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, या किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में कीवर्ड, ऑपरेटर या पहचानकर्ता या आइडेंटिफायर। उदाहरण के रूप में टर्मिनल प्रतीक क्या हो सकते हैं? आपका ऑपरेटर प्लस, इनटू, स्मॉल लेटर ए, स्मॉल लेटर बी या कॉमा। तीसरा प्रमुख घटक व्याकरण का है उत्पादन नियम, प्रोडक्शन। ये वो नियम हैं जो परिभाषित करते हैं कि एक गैर टर्मिनल को किसी भी गैर टर्मिनल और टर्मिनलों के संयोजन से कैसे बदला जाए। एक उत्पादन नियम ए टेंड्स टू अल्फा के रूप का होता है, जहाँ कैपिटल ए एक गैर टर्मिनल है और अल्फा टर्मिनलों और या गैर टर्मिनलों की एक स्ट्रिंग है। आप ये ध्यान दें कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में, संदर्भ मुक्त व्याकरण में, किसी भी उत्पादन नियम के लेफ्ट साइड में सिर्फ एक नॉन टर्मिनल ही दिखेगा आपको, लेकिन राइट साइड में टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का समूह हो सकता है। उदाहरण के रूप में कैपिटल ई टेंड्स टू कैपिटल ई प्लस टी, या एक दूसरा उत्पादन नियम कैपिटल टी टेंड्स टू कैपिटल टी इनटू एफ। ये सभी संदर्भ मुक्त व्याकरण के उत्पादन नियमों के उदाहरण हैं। आखिर में प्रारंभ चिन्ह। हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी व्याकरण का उपयोग करके अगर हम किसी स्ट्रिंग को जेनरेट करना चाहते हैं तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, तो वह प्रारंभ चिन्ह है एस। यह एक विशेष गैर टर्मिनल प्रतीक है जिससे स्ट्रिंग्स की व्युत्पत्ति शुरू होती है। यह संपूर्ण वाक्य या प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि मैंने अभी कुछ स्लाइड्स पहले ही आपको बताया कि कैपिटल एस, कैपिटल ई सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं प्रारंभ चिन्ह के लिए या व्युत्पत्ति की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करने के लिए परिभाषित कोई भी अन्य गैर टर्मिनल। तो ये थे हमारे व्याकरण के 4 मुख्य घटक, और सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट अवधारणा थी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अब हम आगे चलते हैं वाक्य विन्यास निर्देशित अनुवाद की दूसरी मुख्य अवधारणा। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि है विशेषताएं या एट्रीब्यूट्स। व्याकरण में प्रतीकों से जुड़े मान जो अर्थ संबंधी जानकारी रखते हैं उन्हें हम विशेषता कहते हैं। यह विशेषताएं 2 प्रकार की होती हैं, संश्लेषित गुण या संश्लेषित विशेषता जिसे हम सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स कहते हैं, और विरासत में मिले गुण जिसे हम इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संश्लेषित विशेषताओं के बारे में। वे विशेषताएं जो एक पार्स ट्री में नोड के बच्चों की विशेषताओं से गणना या प्राप्त की जाती है, अर्थात एक पेरेंट नोड की विशेषता अगर उसके चाइल्ड नोड्स के द्वारा गणना की जाए तब हम इसे संश्लेषित विशेषताएं कहते हैं। स्वाभाविक है कि पार्स ट्री में बच्चों के नीचे से ऊपर की ओर अपने मूल नोड्स तक जानकारी प्रसारित होती है, अर्थात बॉटम अप मैनर में ये विशेषताएं ट्रांसमिट होती हैं।
दूसरी प्रकार की विशेषताएं जिसे हम इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स कहते हैं या विरासत में मिली विशेषताएं, ये विशेषताएं वो हैं जो माता पिता से के नोट से उनके बच्चों तक या एक पार्स ट्री में भाई बहनों के बीच यानी सिबलिंग्स के बीच पारित की जाती है। उनका उपयोग पार्स ट्री या पेरेंट के शीर्ष से नीचे की ओर यानी टॉप डाउन और उसके चाइल्ड नोड्स तक प्रासंगिक जानकारी प्रसारित करने के लिए की जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि संश्लेषित विशेषताओं में बॉटम अप ट्रांसमिशन होता है एट्रीब्यूट्स का और इनहेरिटेड विशेषताओं में टॉप डाउन या सिबलिंग्स में लेफ्ट टू राइट। अब तीसरी सबसे अहम बात सिंटैक्स निर्देशित अनुवाद में वो है वाक्य विन्यास निर्देशित परिभाषाएं यानी SDD, सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन। ये किसी भाषा के वाक्य विन्यास और शब्दार्थ दोनों को एक साथ परिभाषित करती है। एक SDD में क्या क्या शामिल होता है? सबसे पहले उत्पादन नियम, प्रोडक्शन रूल्स, जिसकी मैंने अभी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में चर्चा की, इसकी विशेषताएं जो कि गैर टर्मिनल और टर्मिनल प्रतीकों से संबद्ध हैं। सिमेंटिक नियम परिभाषित करता है कि विशेषताओं की गणना कैसे की जाती है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे मैंने 3 प्रमुख बातों की चर्चा की। सबसे पहले प्रोडक्शन रूल्स या उत्पादन नियम, दूसरी कि हर उत्पादन नियम के गैर टर्मिनल और टर्मिनल प्रतीकों से संबंधित विशेषताएं, और तीसरा गणना करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सिमेंटिक नियम जो क्रियाएं या एक्शन बताती हैं। आइए एक उदाहरण के माध्यम से इन तीनों चीज़ों को समझते हैं। एक उत्पादन नियम है या प्रोडक्शन है कैपिटल E टेंड्स टू E1 + T। ध्यान रखें कि यहाँ पर राइट साइड में जो नॉन टर्मिनल है वो E है, लेकिन हम उसे लेफ्ट साइड के E से अलग करने के लिए उसको E1 कह रहे हैं। मान लेते हैं कि एक वैल्यू या वैल नाम की विशेषता या एट्रीब्यूट है और यह एट्रीब्यूट हमारे नॉन टर्मिनल प्रतीकों से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के रूप में E.value इज इक्वल टू E1.value प्लस T.value। अब अगर आप इस उत्पादन नियम को देखें तो यहाँ पे हमारा उत्पादन नियम क्या था? E टेंड्स टू E1 + T। यहाँ पर हमारी विशेषता क्या थी? वैल्यू। और यहाँ पर हमारा सिमेंटिक नियम क्या है? सिमेंटिक नियम ये कहता है कि लेफ्ट साइड के नॉन टर्मिनल की वैल्यू राइट साइड के दोनों नॉन टर्मिनल के एडिशन से प्राप्त होगी। तो इस प्रकार ये तीनों चीज़ें रिलेटेड हैं सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन में। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है एनोटेटेड पार्स ट्री। तो अगर आपको ज्ञात हो तो किसी भी सिंटैक्स एनालिसिस फेज़ यानी आपके कंपाइलर डिज़ाइन का जो दूसरा चरण है सिंटैक्स विश्लेषण, उसका आउटपुट होता है एक पार्स ट्री। इस पार्स ट्री को सिमेंटिक एनालिसिस फेज़ में सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन और सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन द्वारा एनोटेटेड पार्स ट्री में कन्वर्ट किया जाता है। अब एक एनोटेटेड पार्स ट्री किसे कहते हैं? तो एक पार्स ट्री जहाँ पर प्रत्येक नोड को सिमेंटिक नियमों का उपयोग करके गणना की गई विशेषता मानों के साथ एनोटेट किया जाता है। अर्थात अगर आपका प्रोडक्शन E है अगर आपका नॉन टर्मिनल E है पार्स ट्री में और अगर आप उसमें वैल्यू नाम की विशेषता जोड़ देते हैं तो उसे हम एनोटेशन कहते हैं। इन विशेषताओं का मूल्यांकन पेड़ की संरचना और विशेषताओं के बीच निर्भरता द्वारा नियंत्रित होता है। तो आप देख पा रहे हैं एक उदाहरण SDT की विशेषताएं बताता हुआ। तो देखिए आप यहाँ पर बहुत सारे उत्पादन नियम दिए हुए हैं और साथ ही में मैंने यहाँ पर हर एक का सिमेंटिक नियम भी दिया है। तो पहला हमारा प्रोडक्शन है E टेंड्स टू E1 + T। तो इसके लिए हमारा सिमेंटिक नियम है E.value इज इक्वल टू E1.value प्लस T.value। हमारा दूसरा प्रोडक्शन नियम है E टेंड्स टू T, जिसमें लेफ्ट साइड का मान यानी E.value इज इक्वल टू T.value। इसी प्रकार अगर आप बाकी प्रोडक्शन नियमों को देखें तो इसमें भी सिमेंटिक नियम द्वारा आपके लेफ्ट साइड के नॉन टर्मिनल की वैल्यू की गणना की जा रही है।
t टेंड्स टू t1 इंटू एफ में t डॉट वैल्यू इज इक्वल टू t1 डॉट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय f डॉट वैल्यू। आप आखिरी के दो प्रोडक्शन नियमों को अगर ध्यान दें तो f टेंड्स टू ब्रैकेट e, अगर आप सिमेंटिक नियम देखेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट कहीं भी लगा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस प्रोडक्शन नियम में ब्रैकेट केवल प्रायोरिटी के लिए दर्शाया गया है और इसका सिमेंटिक नियम है कि f की वैल्यू निर्धारित होगी e की वैल्यू से। और आखिरी में जो हमारा प्रोडक्शन है वो है f टेंड्स टू id, जहाँ पर f एक नॉन टर्मिनल है और राइट साइड में एक आइडेंटिफायर है। तो f की वैल्यू होगी id डॉट लेक्सीम वैल्यू। उदाहरण के रूप में अगर राइट साइड में वैल्यू 2 होती तो मेरे f की वैल्यू 2 हो जाती। तो मैंने आपको ये विभिन्न प्रोडक्शन नियम और उसके सिमेंटिक नियम समझाए हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हमारे नियम है s टेंड्स टू l इज इक्वल टू r। ये डेटा टाइप किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप को निर्धारित करने के लिए एक व्याकरण है। l टेंड्स टू l1 id, l टेंड्स टू id एंड r टेंड्स टू l। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि r का टाइप इज l का टाइप, यानी ये r का जो एट्रीब्यूट है टाइप वो उसे अपने लेफ्ट सिबलिंग से मिल रहा है जो कि है l। s का टाइप इज l का टाइप। इसी प्रकार बाकी सारे प्रोडक्शन रूल्स को अगर हम देखें तो इनमें सिमेंटिक नियमों द्वारा किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट की जाती है या उसका मूल्यांकन किया जाता है। आइए एक और सरल उदाहरण पर विचार करते हैं। एक अंकगणितीय अभिव्यक्ति की पोस्ट फिक्स नोटेशन अर्थात रिवर्स पॉलिश नोटेशन में अनुवाद करना। आपको मैं संक्षेप में बताऊं तो पोस्ट फिक्स नोटेशन हम उसे कहते हैं जिसमें हमारा ऑपरेटर दोनों ऑपरेंड के बाद में लगाया जाता है। उदाहरण के रूप में अगर मेरी अंकगणितीय अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन है a प्लस बी तो इसका पोस्ट फिक्स नोटेशन होगा a b प्लस। तो इसके लिए जो व्याकरण है वो है e टेंड्स टू e प्लस टी। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि क्योंकि हमारा उदाहरण अंकगणितीय अभिव्यक्ति को पोस्ट फिक्स नोटेशन में अनुवादित करना है, इसलिए यहाँ पे सिमेंटिक नियम बदल गए हैं, भले ही आपको प्रोडक्शन नियम पूर्व एग्जाम्पल की तरह ही दिखाई दे रहे हों। तो e टेंड्स टू e प्लस टी में हमारा सिमेंटिक नियम है कि लेफ्ट साइड e की वैल्यू इज इक्वल टू राइट साइड की e की वैल्यू प्लस स्पेस। यहाँ पर प्लस अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस नहीं बता रहा है बल्कि कॉन्कैटिनेशन बता रहा है। तो इसका मतलब पहले e की वैल्यू, उसके पश्चात t की वैल्यू और आखिरी में प्लस, इन तीनों को कॉन्कैटिनेट करना है जिससे हमें लेफ्ट साइड e की वैल्यू का मान पता चलता है। अगला प्रोडक्शन नियम है e टेंड्स टू t, जहाँ पर e की वैल्यू t की वैल्यू से प्राप्त होती है। उसके बाद है t टेंड्स टू t इंटू f। बिल्कुल पहले प्रोडक्शन नियम और सिमेंटिक नियम की तरह यहाँ पर भी हम कॉन्कैटिनेशन का इस्तेमाल करेंगे और हम अपने ऑपरेटर को आखिरी में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड के t की वैल्यू होगी राइट साइड का t का वैल्यू, उसके साथ हम f की वैल्यू और आखिरी में स्टार को कॉन्कैटिनेट करेंगे। आगे की तीन प्रोडक्शन नियम हम देखें तो t की वैल्यू f की वैल्यू के बराबर, f की वैल्यू e की वैल्यू के बराबर और f की वैल्यू id के लेक्सीम के बराबर। अब ये पोस्ट फिक्स अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संश्लेषित गुण है। संश्लेषित यानी सिंथेसाइज एट्रीब्यूट। और प्रत्येक उत्पादन नियम में एक संबद्ध अर्थ संबंधी क्रिया होती है जो वैल विशेषता के मूल्य की गणना करती है। अगर हम a प्लस बी इंटू सी एक्सप्रेशन लेते हैं तो सबसे पहले व्याकरण के अनुसार इसे पार्स किया जाता है और इसकी पार्स ट्री बनती है और इसके बाद हम एनोटेटेड पार्स ट्री उत्पन्न करते हैं और हमारे a प्लस बी इंटू सी का एनोटेटेड पार्स ट्री कुछ ऐसा दिखेगा, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी हमारे जो नॉन टर्मिनल्स हैं इनके साथ हम विशेषताओं को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले गुण मूल्यांकन कैसे होगा? विशेषताओं का मूल्यांकन पेड़ की पत्तियों से शुरू होगा नीचे से ऊपर, क्योंकि हम सिंथेसाइज एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं और प्रत्येक नोड के लिए उसके बच्चों के मूल्यों और अर्थ संबंधी नियमों के आधार पर उसकी विशेषता मूल्यों की गणना होगी। तो सबसे पहले जो लीफ नोड्स हैं उसमें
ID A की वैल्यू A, ID B की वैल्यू B और ID C की वैल्यू C होगी। इसके बाद इन वैल्यू को F नोड्स तक पहुंचाया जाएगा नीचे से ऊपर, और F की वैल्यू A B C क्रमशः सेट हो जाएगी। तत्पश्चात इस F की वैल्यू से T नोड्स की वैल्यू सेट होगी और T की वैल्यू A, और उसके बाद अगर हमारी प्रोडक्शन नियम है T से F इंटू ID, तब T की वैल्यू होगी BC इंटू, और इस प्रकार फाइनली जो पेरेंट नोड है उसकी पोस्ट फिक्स नोटेशन आएगी ABC इंटू प्लस। तो ये संश्लेषित विशेषताओं को मैंने यहाँ पर ग्रामर के थ्रू तथा साथ ही सेमांटिक रूल्स के द्वारा दर्शाया है, और इसकी चर्चा मैं पहले ही कर चुकी हूँ। बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपसे बात की थी, इसमें भी बॉटम अप ट्रांसलेशन हो रहा है और यहाँ पर वैल्यू चाइल्ड नोड से ऊपर ट्रांसमिट होते हुए L की वैल्यू निकाली जा रही है। ये हमारा दूसरा उदाहरण है। इस उदाहरण में हम किसी भी नॉन टर्मिनल के डेटा टाइप को निर्धारित कर रहे हैं। तो अगर इसकी तरफ ध्यान दें तो L डॉट इन, यहाँ पे बताना चाहूँगी, इन मतलब इनहेरिटेड एट्रीब्यूट यानी विरासत में मिली गई विशेषता। इस T डॉट टाइप आप देखेंगे कि L की जो विशेषता है वो अपने लेफ्ट सिबलिंग T से मिल रही है। T का टाइप इंटीजर और T का टाइप रियल अपने सेकेंड और थर्ड प्रोडक्शन में। और अगर आप फोर्थ प्रोडक्शन को ध्यान से देखें तो राइट साइड के L1 की इनहेरिटेड वैल्यू अपने लेफ्ट साइड के L की इनहेरिटेड वैल्यू है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बार किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप सेट हो जाता है तो हम तुरंत सिंबल टेबल में उसकी एंट्री करते हैं, और उसके लिए आगे आपको एक फंक्शन दिया गया है ऐड टाइप ID डॉट एंट्री कॉमा L डॉट इन। आगे की ट्रीज में आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले T का टाइप निर्धारित होता है रियल, इसके बाद ये वैल्यू प्रसारित होती है उसके राइट सिबलिंग को जिसमें L की इनहेरिटेड वैल्यू है रियल। L की इनहेरिटेड वैल्यू से उसकी लेफ्ट चाइल्ड नोड की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी सेट होती है रियल, और सबसे आखिरी में लास्ट में जो आप नोड देख रहे हैं उसकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी सेट होती है रियल। इस प्रकार अगर T का टाइप रियल है तो बाकी सभी आइडेंटिफायर्स का टाइप रियल होता है। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर जो कि है निर्भरता ग्राफ। तो निर्भरता ग्राफ एक निर्देशित यानी डायरेक्टेड ग्राफ है जहां नोड्स विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और किनारे यानी एजेस इन विशेषताओं के बीच निर्भरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर हम E टेंड्स टू E1 प्लस T प्रोडक्शन नियम पर विचार करें तो आपने ध्यान दिया होगा कि लेफ्ट साइड E की वैल्यू अपने राइट साइड E1 और T की वैल्यू पर निर्भर करती है। तो यह निर्भरता को हम एक निर्भरता ग्राफ के द्वारा दिखा सकते हैं। पार्स ट्री में विशेषताओं के बीच सूचना के प्रवाह डेटा फ्लो को दर्शाने के लिए निर्भरता ग्राफ का उपयोग किया जाता है। एक निर्भरता ग्राफ मूल रूप से विशेषताओं के मूल्यांकन क्रम को निर्धारित करने में मदद करता है, और इसका मुख्य उद्देश्य कंपाइलर को बयानों के बीच विभिन्न प्रकार की निर्भरताओं की जांच करने में मदद करता है ताकि उन्हें गलत अनुक्रम में निष्पादित होने से रोका जा सके और प्रोग्राम के अर्थ को प्रभावित न किया जा सके। यह मुख्य पहलू है जो प्रोग्राम के कई समानांतर घटकों यानी पैरेललाइज्ड कंप्यूटेशन की पहचान करने में मदद करता है। हमें यह परिवर्तन के प्रभाव और उससे प्रभावित होने वाले ऑब्जेक्ट्स को निर्धारित करने में सहायता करता है। आश्रित क्रियाओं को जोड़ने के लिए एजेस को खींचने का उपयोग निर्भरता ग्राफ बनाने के लिए किया जाता है। इसका अनुप्रयोग और महत्व सर्वप्रथम सही होने की पुष्टि करना। निर्भरता ग्राफ यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है कि विशेषताओं का मूल्यांकन सही और सुसंगत तरीके से किया जाता है। अप्रारंभीकृत विशेषताओं जैसे मुद्दों से यह हमें बचाता है। इससे कंपाइलर की दक्षता में सुधार होता है। विशेषता निर्भरता के लिए एक स्पष्ट संरचना प्रदान करके निर्भरता ग्राफ कुशल मध्यवर्ती कोड उत्पन्न करने में मदद करता है, यानी एफिशिएंट इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, और यह ऑप्टिमाइजेशन यानी अनुकूलन की भी सुविधा देता है। शुद्धता बनाए रखते हुए प्रदर्शन में सुधार करने के लिए कंपाइलरों के भीतर विभिन्न अनुकूलन तकनीकों में भी इनका उपयोग किया जाता है। अब सिंटैक्स निर्देशित परिभाषाएं लागू करने में निर्भरता ग्राफ का क्या योगदान है?
तो सिंटैक्स निर्देशित परिभाषा को लागू करने में मुख्य रूप से विशेषताओं के मूल्यांकन के लिए एक आदेश ढूंढना शामिल है। गणना करते समय प्रत्येक विशेषता का मान उपलब्ध होना चाहिए और निर्भरता ग्राफ सबसे सामान्य तकनीक है जिसका उपयोग संश्लेषित और विरासत में विलीन विशेषताओं के साथ वाक्य विन्यास निर्देशित परिभाषाओं का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के रूप में यदि एक विशेषता B किसी विशेषता C पर निर्भर करती है तो C के नोड से B के नोड तक एक लिंक होता है। यदि कोई विशेषता B किसी विशेषता C से निर्भर करती है तो यह आवश्यक है कि हमें पहले C के लिए सिमेंटिक नियम और उसके बाद B के लिए सिमेंटिक नियम लागू करने होंगे। उदाहरण के रूप में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दो प्रोडक्शन E टेंड्स टू E1 प्लस E2 एंड E टेंड्स टू E1 इंटू E2। अगर आप इसके सिमेंटिक नियम देखें तो E डॉट वैल इज E1 डॉट वैल प्लस E2 डॉट वैल। आप इसका निर्भरता ग्राफ या डिपेंडेंसी ग्राफ यहाँ पर देख सकते हैं कि E टेंड्स टू E1 प्लस E2, अगर मैं इस प्रोडक्शन को पार्स ट्री में दिखाऊं तो यह दिखता है कि E की वैल्यू E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू से उसका मूल्यांकन हो रहा है। इसीलिए जो एजेस का डायरेक्शन है या डिपेंडेंसी है वो एरो E1 और E2 से E की तरफ जा रही है। उसी प्रकार अगर हम अपना दूसरा नियम देखें कि E की वैल्यू इज इक्वल टू E1 की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय E2 की वैल्यू, तो E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू से एरोज जा रहे हैं ऊपर की तरफ जो कि डिपेंडेंसी बता रही है। अब निर्भरता के बहुत सारे प्रकार होते हैं जैसे कंट्रोल डिपेंडेंसी या नियंत्रण निर्भरता। नियंत्रण निर्भरता कंप्यूटर विज्ञान में एक अवधारणा है जो विशेष रूप से कंपाइलर डिज़ाइन के क्षेत्र में और प्रोग्राम विश्लेषण के क्षेत्र में उपयोग की जाती है। यह एक प्रोग्राम में दो कथनों के बीच संबंध को संदर्भित करता है जहां एक कथन आश्रित कथन का निष्पादन दूसरे कथन अर्थात नियंत्रण कथन में एक स्थिति के परिणाम पर निर्भर करता है। उदाहरण के रूप में अगर हमारे पास एक कोड है इफ़ x इज ग्रेटर देन 0 y इज इक्वल टू 10 और हमारे इस इफ़ स्ट्रक्चर के बाद z इज इक्वल टू 20, तो अगर आप देखें कि y इज इक्वल टू 10 का मान निर्भर करता है x की वैल्यू पर जबकि z इज इक्वल टू 10 का मान x पर निर्भर नहीं कर रहा है। प्रवाह निर्भरता यह तब होता है जब किसी निर्देश को पिछले निर्देश द्वारा उत्पादित डेटा की आवश्यकता होती है। उदाहरण के रूप में a इज इक्वल टू b प्लस 1 एंड c इज इक्वल टू a इंटू 2। अगर दो इंस्ट्रक्शन है तो आप देख रहे हैं कि दूसरे इंस्ट्रक्शन में a की वैल्यू इस्तेमाल की जा रही है जो उसके पहले वाले स्टेटमेंट में जिसकी गणना की गई है। निर्भरता विरोधी एंटी डिपेंडेंस यह तब होता है जब कोई निर्देश किसी ऐसे स्थान पर लिखता है जिसे पिछले निर्देश द्वारा पढ़ा गया था। आउटपुट निर्भरता यह तब होता है जब दो निर्देश एक ही मेमोरी लोकेशन पर लिखे जाते हैं जैसे a इज इक्वल टू बी प्लस 1 एंड a इज इक्वल टू सी प्लस 2। दूसरे स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद पहले स्टेटमेंट की वैल्यू ओवरराइट हो जाती है। और अंत में इनपुट निर्भरता यह तब होता है जब दो निर्देश एक ही मेमोरी स्थान से पढ़े तो जाते हैं, हालांकि यह आमतौर पर समानांतर निष्पादन को बाधित नहीं करता क्योंकि वे स्थान को संशोधित नहीं करते हैं। मान लीजिए x इज इक्वल टू a प्लस 1 और y इज इक्वल टू a प्लस 2, ये दोनों ही a के मान को पढ़ रहे हैं। निर्भरता ग्राफ का उपयोग कंपाइलर्स को अनुकूलित करने के लिए डेटा निर्भरता को समझना महत्वपूर्ण है, खासकर यह निर्धारित करते समय कि कोड के किन हिस्सों को गलत परिणाम दिए बिना समानांतर किया जा सकता है यानी पैरेललाइज किया जा सकता है। निर्देश शेड्यूलिंग या इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग में संभावित खतरों का पता लगाने और प्रदर्शन में सुधार के लिए लूप ट्रांसफॉर्मेशन लागू करने के लिए निर्भरता विश्लेषण में भी इसका उपयोग किया जाता है। डेड कोड उन्मूलन या डेड कोड एलिमिनेशन में भी निर्भरता ग्राफ का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। डेड कोड एलिमिनेशन आप कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में आगे पढ़ेंगे। यह गुणों के मूल्यांकन का क्रम निर्धारण करता है। यहाँ पर टोपोलॉजिकल ऑर्डर समझना बहुत ज़रूरी है। निर्भरता ग्राफ पार्स ट्री के नोड्स की विशेषताओं का मूल्यांकन क्रम प्रदान करता है। निर्भरता ग्राफ में एक एज यानी पहले नोड से दूसरे नोड तक दर्शाता है कि दूसरे नोड की विशेषता आगे के मूल्यांकन के लिए पहले नोड की विशेषता पर निर्भर है।
और मूल्यांकन का यह क्रम एक रैखिक क्रम देता है जिसे हम टोपोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक विशेषता का मूल्यांकन केवल उन सभी विशेषताओं के मूल्यांकन के बाद हो जिन पर यह निर्भर करता है। और जब निर्भरता ग्राफ में एक साइकिल या चक्र मौजूद होता है तो चक्र के कारण कोई टोपोलॉजिकल ऑर्डर मौजूद नहीं होता और उस वक्त पार्स ट्री पर सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन का मूल्यांकन करने का कोई भी तरीका नहीं है। डिपेंडेंसी ग्राफ सर्कुलर निर्भरता को भी संभालता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा इसमें टोपोलॉजिकल ऑर्डर नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर एसडीटी का मूल्यांकन करना मुमकिन नहीं है। यह कुशल गुण मूल्यांकन में मदद करता है। मूल्यांकन को व्यवस्थित करने के लिए निर्भरता ग्राफ की उपयोग करके अनावश्यक गणनाओं को कम किया जा सकता है। निर्भरता ग्राफ बनाने के चरण: सबसे पहले आप पार्स ट्री जनरेट करते हैं, उसके बाद आप प्रत्येक नोड के लिए प्रासंगिक, संश्लेषित और विरासत में मिली विशेषताओं की पहचान करते हैं। नोड्स और एजेस बनाए जाते हैं। सर्कुलर निर्भरता यानी सर्कुलर डिपेंडेंसीज की जांच की जाती है। यह सुनिश्चित करें कि ग्राफ में कोई साइकिल नहीं है, क्योंकि चक्र परिपत्र निर्भरता को इंगित करता है, जिससे मूल्यांकन समस्याएं हो सकती हैं। आप उदाहरण के रूप में यहाँ पर एक एनोटेटेड पार्स ट्री देख पा रहे हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो वैल्यूज़ है ये बॉटम अप रूप से ट्रांसमिट हो रही है और यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो है 1#2 × 3। यहाँ पर बता दूँ कि हैश का मतलब है मल्टीप्लिकेशन एंड ऑपरेटर, जो एम्परसैंड ऑपरेटर है उसका मतलब है एडिशन। तो इस एनोटेटेड पार्स ट्री से हम देखते हैं कि हमारे जो रूट नोड की वैल्यू है वो 5 कैलकुलेट हो रही है अपने चाइल्ड नोड्स के वैल्यूज़ के माध्यम से। और हमारे अगले ग्राफ में आप रेड कलर के एजेस से देख पा रहे हैं कि किस तरीके से डायरेक्शन को फॉलो करते हुए ये सारी वैल्यू डिपेंडेंसी दर्शा रही हैं कि वैल्यू बॉटम मोस्ट लीफ नोड से ट्रांसमिट होकर रूट नोड तक ट्रांसमिट हो रही है। सबसे पहले हर लीफ नोड अपने पेरेंट नोड को वैल्यू देता है, फिर वो पेरेंट नोड अपने पेरेंट नोड को वैल्यू दे रहा है और उसके बाद रूट नोड तक ये वैल्यूज़ ट्रांसमिट हो रही हैं। इसी के साथ हम अपने व्याख्यान के अंत पर पहुंच चुके हैं, तो मैं अपने इस पूरे लेक्चर का एक बार सारांश या समरी देना चाहूँगी। सिंटैक्स निर्देशित अनुवाद यानी एसडीटी उच्च स्तरीय भाषा निर्माणों के अनुवाद को निचले स्तरीय अभ्यावेदन में निर्देशन करने के लिए व्याकरण और अर्थ संबंधी नियमों के संयोजन का उपयोग करता है। ध्यान रखिए यहाँ पर दो बातें बहुत ज़रूरी हैं, एक है विशेषताएं और दूसरा है सिमेंटिक नियम। एसडीटी में निर्भरता ग्राफ एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग उत्पादन नियम में विभिन्न विशेषताओं के बीच संबंधों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ग्राफ में नोड्स विशेषताओं के अनुरूप हैं, जबकि निर्देशित किनारे निर्भरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। निर्भरता ग्राफ उस क्रम को निर्धारित करने के लिए आवश्यक है जिसमें सही अनुवाद सुनिश्चित करने के लिए विशेषताओं का मूल्यांकन किया जा सके। ग्राफ का विश्लेषण करके अनुवादक किसी भी चक्र की पहचान कर सकते हैं जिससे मूल्यांकन त्रुटियों से बचने के लिए हल निकाला जा सकता है। यह व्यवस्थित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि सभी निर्भरताओं का सम्मान किया जाए, जिससे कंपाइलरों और दुभाषियों में सटीक और अनुकूलित अनुवाद हो सके। धन्यवाद।